नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं ना, उसने सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सुन्न कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुभदीप सिंह सिद्धू की, जिन्हें हम और आप सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं। आज हम सिर्फ सतही बातों पर नहीं रुकेंगे। हम उन तथ्यों, सबूतों और उन परिस्थितियों की गहराई में जाएंगे जो उस मनहूस दिन तक ले गईं। हमारा मकसद इस पूरी ट्रेजेडी को बिल्कुल निष्पक्ष और क्लियर तरीके से समझना है। अब देखिए, इस पूरी कहानी में कुछ चीजें इतनी अजीब हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आपको उनका वो सुपरहिट और कंट्रोवर्शियल गाना 295 तो याद ही होगा। अब इसे क्या कहेंगे आप? उनकी हत्या आखिर किस तारीख को हुई? 29 मई, यानी साल का 5वां महीना, 295। लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। फैंस तो अक्सर इस इत्तिफाक को उनके आइडल अमेरिकन रैपर टुपैक शकूर से जोड़कर देखते हैं, जिनकी डेथ भी कुछ ऐसी ही मिस्ट्री बनकर रह गई थी। खैर, ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, लेकिन इसने इस पूरी घटना में एक गहरा रहस्य जरूर जोड़ दिया है। ओके, तो चलिए एग्जैक्ट टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 29 मई 2022 शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। सिद्धू अपनी फेवरेट महिंद्रा थार में अपने गांव मूसा से निकलते हैं। उन्हें 61 किलोमीटर दूर बरनाला में अपनी बीमार मौसी से मिलने जाना था। बस 10 किलोमीटर ही चले होंगे कि शाम 5:20 पर वो जवाहर के गांव पहुंचते हैं। और तभी अचानक एक टोयोटा करोला उनकी गाड़ी के आगे आकर रास्ता ब्लॉक कर देती है। पीछे से एक बुलेरो आती है और सीधा थार के टायर्स पर फायर करती है ताकि वो भाग ना सकें। और फिर पलक झपकते ही दोनों गाड़ियों से हथियारबंद लोग उतरते हैं और एक खौफनाक एम्बुश शुरू हो जाता है। और ये कोई डराने धमकाने वाला हमला नहीं था। जरा ये नंबर देखिए, 30। हमलावरों ने उनकी थार पर 30 राउंड से ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग की। मतलब उनका एक ही मोटिव था, बचने का कोई चांस ही नहीं छोड़ना है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो इनमें से 19 गोलियां सीधे मूसेवाला को लगी थीं। जरा सोचिए, उस थार के अंदर उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। बिल्कुल अफरा तफरी। सिद्धू के पास उस वक्त उनकी अपनी पिस्टल थी और उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने पलटकर 2 फायर भी किए, लेकिन ऑटोमेटिक वेपन से लैस 6 शूटर्स के सामने वो क्या ही कर पाते। उनके साथ बैठे उनके कजन गुरप्रीत और पड़ोसी गुरविंदर भी बुरी तरह घायल हो गए। जब वारदात के बाद एक लोकल आदमी ने कार का शीशा तोड़कर सिद्धू को बाहर निकाला तो उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बदकिस्मती से 15 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो अब सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों। चलिए पार्ट 1 में इसके मोटिव यानी मिड्डू खेड़ा कनेक्शन को समझते हैं। अब ये जो डिटेल है ना, ये बहुत क्रूशल है। ये पूरी घटना असल में एक पुरानी दुश्मनी की आग थी। 7 अगस्त 2021 को देखिए क्या हुआ था। अकाली दल के यूथ लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा की दिन दहाड़े 20 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। विक्की कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी था। पुलिस ने जब हत्यारों को पकड़ा तो पूछताछ में एक नाम उछला, शगनप्रीत। और शगनप्रीत कौन था? वो सिद्धू मूसेवाला को जानता था और कुछ शोज में उनका मैनेजर भी रह चुका था। अब हुआ ये कि पुलिस शगनप्रीत तक पहुंच पाती, उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। बस यहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह तय कर लिया कि शगनप्रीत को देश से बाहर भगाने के पीछे सिद्धू मूसेवाला का ही हाथ है। उन्होंने इसे विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत के बदले के तौर पर ले लिया। और ये बात बिल्कुल साफ तब हो गई जब इस मर्डर के फौरन बाद बिश्नोई के करीबी गोल्डी बरार और भांजे सचिन बिश्नोई ने खुले आम बिना किसी खौफ के सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। अब आते हैं पार्ट 2 पर। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की और इन शूटर्स को ट्रैक कैसे किया, चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, गलती तो करता ही है। भागते वक्त शूटर्स ने क्या किया, मानसा से 13 किलोमीटर दूर अपनी बोलेरो लावारिस छोड़ दी। पुलिस ने जब कार तलाशी तो उन्हें अंदर से एक पेट्रोल पंप की रसीद मिल गई, और वो भी फतेहाबाद की। पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए वहां के सीसीटीवी खंगाले और बिंगो, फुटेज में पुलिस ने मेन शूटर प्रियव्रत फौजी को पहचान लिया। यही वो एक क्लू था जिसने पूरे गैंग का पर्दाफाश कर दिया। तो कुल मिलाकर इस अटैक में 6 शूटर्स शामिल थे और फाइनली कानून उन तक पहुंच ही गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 शूटर्स को अरेस्ट किया, प्रियव्रत फौजी, कशिश और अंकित सिरसा। इसके बाद 2 और शूटर्स जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह के साथ पुलिस का एक खतरनाक एनकाउंटर हुआ जो करीब 4 घंटे चला। इसमें दोनों मारे गए और उनके पास से एक AK-47 रिकवर हुई। छठा और आखिरी शूटर दीपक मुंडी कुछ महीनों बाद नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। पार्ट 3, अब जरा इस केस के इर्द गिर्द हुई सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज पर भी बात कर लेते हैं। इस डेटा को देखिए। पिछली सरकार के दौरान मूसेवाला के पास 8 सिक्योरिटी गार्ड्स थे।
लेकिन नई आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती की तो मूसेवाला के गार्ड्स भी 8 से 4 कर दिए गए। और जिस दिन उन पर अटैक हुआ उन 4 में से भी सिर्फ 2 ही गार्ड्स ड्यूटी पर थे। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही थी कि ये फैसला आने के बस 1-2 दिन बाद ही ये हत्या हो गई, जिसके बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया और प्रशासन पर बहुत तीखे सवाल उठे। लेकिन हमें इस तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सिद्धू की तरफ से भी कुछ गंभीर चूकें हुई थीं। पहली बात, उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर घर पर ही छोड़ दी और पर्सनल थार ले ली। अब क्योंकि थार एक 4 सीटर है और उसमें उनके कजिन और पड़ोसी पहले से बैठे थे, तो जगह की कमी के कारण उन्होंने अपने बचे हुए 2 गार्ड्स को भी साथ चलने से मना कर दिया। और सच कहें तो ये एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें पूरी तरह से असुरक्षित कर दिया। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि शायद बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उन्हें बचा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमलावर पूरी तैयारी से आए थे। उनके पास सिर्फ पिस्तौलें नहीं थी, वो अपने साथ ग्रेनेड और लॉन्चर तक लेकर आए थे कि अगर गोलियां काम ना करें तो सीधे गाड़ी ही उड़ा देंगे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि उनके पास एक रेयर रशियन असॉल्ट राइफल AN-94 मौजूद थी। ये कोई नॉर्मल बंदूक नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रेड वेपन है। पंजाब में इस लेवल के हथियारों का पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा और डराने वाला मुद्दा है। और ये स्लाइड बखूबी दिखाती है कि सिद्धू मूसेवाला की लेगेसी आज भी कितनी बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि उनका म्यूजिक पंजाब के युवाओं को उनकी मिट्टी, उनके कल्चर से जोड़ता था, लेकिन वहीं क्रिटिक्स का एक वर्ग ये मानता है कि उनके गानों ने खुलेआम गन कल्चर और कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचारधारा को प्रमोट किया। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी पर्सनैलिटी समाज में कितनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा करती थी। और अब आते हैं पार्ट 4 पर, इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे बड़े मुद्दे पर, पंजाब का गन कल्चर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिएगा, 2.3%। ये भारत की टोटल पॉपुलेशन में पंजाब राज्य का हिस्सा है। एक बहुत ही छोटा सा राज्य जिसकी आबादी बाकी देश के मुकाबले काफी कम है। लेकिन अब इस दूसरे नंबर को देखिए, 10%। इतनी कम आबादी होने के बावजूद पूरे भारत के 10% लाइसेंस्ड हथियार सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है ना? एकदम चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट। इस चार्ट से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। पूरे इंडिया में करीब 40 लाख लाइसेंस्ड हथियार हैं, जिनमें से 4 लाख तो अकेले पंजाब में हैं, जबकि बाकी पूरे देश को मिला लें तो 36 लाख हैं। और सबसे डरावनी बात बताऊं, ये तो सिर्फ लीगल हथियारों का डेटा है। जिन वेपन से ऐसे क्राइम होते हैं ना, जैसे इस केस में हुआ, वो तो इलीगल होते हैं। ये हमें बताता है कि इस रीजन में हथियारों का क्रेज और उनकी अवेलेबिलिटी किस हद तक डीप रूटेड है। तो फाइनली इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में ये घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर इतनी भारी सिक्योरिटी और ग्लोबल फेम के बावजूद एक आर्टिस्ट सेफ नहीं है, तो एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी? ये ट्रेजेडी हमें याद दिलाती है कि गैंग वायलेंस और हथियारों का ये कल्चर कितनी गहराई तक फैल चुका है। ये सिर्फ एक सिंगर की हत्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना होगा। आपको क्या लगता है, इस घटना के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स क्या होंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।